दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस कुछ मेगा प्लान कर रही हो ना, तो बात तो होगी। जब राहुल गांधी को अपनी पुश्तैनी राजनीतिक जमीन हासिल करने की जिद पकड़ ले तो बात तो होगी। और जब एक बहुत बड़ा वोट चंक असमंजस में हो कि इधर जाएं या उधर जाएं, उस वक्त अगर कांग्रेस अल्टरनेट बन के खड़ी हो तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आपके एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे आपने देखा हो कि ये काम औरतों ने बहुत अच्छा किया, एक कॉन्फ्लिक्ट था उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, कुछ भी ऐसा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो। I am an opponent of hers, but I think Mayawati ji played a very important role in UP politics. Right? Yes. I have problems with a lot of the stuff she did. I have problems with how she took the movement, but I think she was very brave and quite effective until she gave up. That's a different issue. Right? And I think she fundamentally changed the politics of Uttar Pradesh for many. आप सोचिए, यही राहुल गांधी वो हैं जिन्होंने कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की है। कांशीराम का भारत रत्न के लिए नाम आगे करना राहुल गांधी का वो एक पहला मेजर स्टेप था, जहां पर राहुल गांधी ने दिखाया था या एक संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए अब कांग्रेस कितनी गहरी चिंतक है, या कांग्रेस ही एकमात्र ऑप्शन दलितों के पास है। क्योंकि कांग्रेस ने अगर इस बार उस चीज़ को नहीं भुनाया तो दलित मजबूर हो जाएगा बीजेपी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि दलित अकेले अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएगा। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि दलित अगर उसके साथ 2024 में जुड़ा है और 2027 में भी जुड़ेगा तो इसीलिए जुड़ेगा क्योंकि कांग्रेस उसके साथ है, कांग्रेस की वजह से जुड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा बिहार चुनाव के बाद बहुत बार मीडिया ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में खटपट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव हर बार ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसी बात वो ना बोले। हर बार ये बात दोहराते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। ये आपने देखा होगा। हालांकि इसके खिलाफ उनके नेताओं के भी बयान आते हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आते हैं, जहां कांग्रेस के नेता कहते हैं हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, अखिलेश की पार्टी के लोग कुछ और कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव खुद ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस जो है अब वो बोझ है या ये वो है। हालांकि गोदी मीडिया ने बहुत बार ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस बोझ बन सकती है समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव बहुत समझदार, बहुत जानकार और बहुत ज़मीनी उससे जुड़े हुए नेता हैं। वो जानते हैं कि हवा कैसी बह रही है। और 2024 के जो आंकड़े कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में दिखाए थे वो हैरान कर देने वाले थे कि दलित वोट कांग्रेस की वजह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ट्रांसफ़र हुआ और अखिलेश यादव की पार्टी इतनी सीटें जीत पाई। तो आप सोचिए, अगर दलित वोट कांग्रेस के साथ 21% दलित वोट कांग्रेस इसको अपने साथ खड़ा कर पाने में कामयाब होती है तो देश का मुस्लिम वोट उसके साथ ऑलरेडी काफ़ी हद तक खड़ा हो चुका है। क्योंकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि धीरे धीरे देश का जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने राज्य में भले ही किसी रीजनल पार्टी के साथ खड़ा होता है, चाहे वो टीएमसी के साथ, चाहे वो आरजेडी के साथ, चाहे वो समाजवादी के साथ, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आती है या आएगी 2029 में, तो ये जो मुस्लिम वोट है, ये मुस्लिम वोट मुझे एकजुट कांग्रेस के पीछे खड़ा होता नज़र आ रहा है। और कांग्रेस के पीछे मुस्लिम वोट खड़ा होता है, दलित वोट खड़ा होता है, गेम सारी उत्तर प्रदेश से चेंज होती है। आपको मालूम है 80 सीट है आज की डेट में तो उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में गेम चेंज होती है, 2009 का मुझे चुनाव अच्छी तरह से याद है, जब उत्तर प्रदेश की मैं एक चैनल का एक इनपुट टीम हेड कर रहा था उस वक्त, तो मेरे रिपोर्टर ने जो खबरें देनी शुरू करी कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे अच्छा कर सकती है, तो जब मैं बात कहता था, यानी कांग्रेस के नेताओं को भी ये विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और अल्टीमेटली 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मेरे ख्याल 22 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने मुझे बहुत फ़ोन भी किए थे कि आपकी जानकारी बड़ी सटीक थी। वो एक उस वक्त उदाहरण था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस चीज़ें समझ नहीं पाई। उस वक्त दिल्ली की राजनीति में इतनी उलझ गई कि ये नहीं समझ पाई कि जो दलित वोट मायावती की वजह से आपके साथ वहाँ उत्तर प्रदेश में जुड़ा, मुसलमानों ने आपकी तरफ जो है वो उम्मीद दिखाई, आपने उनको ऐसा छोड़ा कि
2014 आते आते वो आपके हाथ से कम्प्लीटली निकल गई और वो फिर कुछ बीजेपी को गया, कुछ कहीं गया, कुछ कहीं गया, कुछ कहीं गया। अब जाके उसको कंसोलिडेट करने की कवायदें शुरू हुई है और ये कवायद इसलिए शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अभी जो 2027 के विधानसभा चुनाव है, अगर अपना कुछ मार्क छोड़ पाती है, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर अगर कुछ अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाती है, तो 2029 में आंकड़ा कांग्रेस का बहुत बदल जाएगा। 2029। और दूसरी बात, जैसे मैंने शुरू में एक लाइन कही थी कि अपने पुरखों की ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन हासिल करना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है, प्रियंका गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। और अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो इसका मैसेज भी पूरे देश में जाता है, क्योंकि जब राहुल गांधी अमेठी से हारे तो उसका मैसेज पूरे देश में क्या गया आपको मालूम ही है। लेकिन इस बार जब स्मृति ईरानी को हराया, इसी गांधी परिवार ने हरवाया, तो उसका मैसेज क्या गया ये भी हमने देखा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा करना गांधी परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के साथ भी बहुत जुड़ा हुआ है। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने अब ये तय कर लिया, लगता मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मायावती के लिए जगह उत्तर प्रदेश में शायद कम पड़ रही है। अब मायावती से उत्तर प्रदेश को, खास करके दलितों को, अब बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। इसलिए एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश को लेकर एक टीम का गठन होगा, जिसमें दलित जो वर्ग, अपना दलितों का जो संगठन है कांग्रेस का, जो दलितों पे काम करता है, आपके ये नाम बोल रहा हूँ मैं, उनको उसमें शामिल किया गया, माइनॉरिटी वाले को शामिल किया जाएगा, ओबीसी वाले को शामिल किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गौतम हैं, जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में हैं, एससी सेल के अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश के दौरे बहुत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आजकल काफ़ी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं वो। और राहुल गांधी भी अक्सर आपको उत्तर प्रदेश जाते नज़र आ रहे हैं, कभी ओबीसी के बहाने तो कभी दलितों के बहाने। तो एक ज़बरदस्त तरीके से कोर टीम खड़ी की जा रही है, जिस कोर टीम को जिम्मा ये दिया गया है कि 2000 दिया जाएगा, मतलब दिया गया नहीं, टीम बन रही है, 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले पहले सिर्फ और सिर्फ दलित के बीच जाकर अपनी बात कहनी है, दलितों के को अप्रोच करना है, दलित वोटर्स के साथ जो है उनके सुख दुख जो है वो जानने हैं, पहचानने हैं। उसके हिसाब से पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। और जब बात आती है माइनॉरिटी की यानी मुस्लिम वोटों की, तब समाजवादी पार्टी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो वोट दोनों जगह जाता है। मेजर प्रायोरिटी है दलित वोट, और दलित वोट अगर कांग्रेस छीनती है तो इसका मतलब मायावती की जो बची खुची ज़मीन है वो भी जाएगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को निपटाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो दूसरी तरफ अब दूसरा नंबर मुझे लग रहा कि मायावती का है, जो मायावती को निपटाया जाएगा। और उधर तीसरी तरफ ध्यान रखिएगा, उड़ीसा, वहाँ पर कांग्रेस अगर इसी रफ्तार से चलती रहती है तो वहाँ बीजेडी निपटेगी। यानी आपके पास 3 रीजनल फोर्सेस कांग्रेस पार्टी निपटा सकती है। और हम हमेशा यही कहते आए हैं, आप हमेशा कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं मारा है, कांग्रेस को मारा है इन रीजनल पार्टीज़ ने, इनसे निपटना ज़रूरी है। तो आप सोचिए, अगर 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ये 3 पार्टियाँ, 3 रीजनल पार्टीज़ निपटाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है, औरों से मेरी अलग सोच है, लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होती है वहाँ कांग्रेस को नुकसान होता है। मैं कहता हूँ वो दौर अब ख़त्म हो गया है। अब ज़रूरी है कांग्रेस बीजेपी का आमना सामना होना। देखिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कहाँ से मिलेगा। अगर इस बार तृणमूल कांग्रेस बंगाल बचाने में कामयाब हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सबक कांग्रेस के लिए होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जितना जो जोर बीजेपी ने इस बार लगा दिया है, तंत्र यंत्र संगठन संस्थान फोर्सेस क्या नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा या बीजेपी द्वारा। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वहाँ बीजेपी नहीं हरा पाती है ममता बनर्जी को, तो कांग्रेस को ये समझना होगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होगी, बीजेपी इससे ज़्यादा क्या ही इस्तेमाल कर लेगी। अब बचा ही नहीं है कुछ इस्तेमाल करने के लिए, ना चुनाव आयोग बचा है, ना फोर्सेस बचे हैं, ना पूरा मंत्रिमंडल बचा है, ना आईटी सेल बचा है। जो भी है सब कुछ बंगाल में झोंक दिया गया है,
इसके अलावा और क्या करेगी? तो कांग्रेस को भी इन्हीं सब चीज़ों से निपटना पड़ेगा। लीफ लीजिए आप तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई से। अगर वो हारती भी है तो भी वहाँ से एक सबक लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ी है, वो कमज़ोरी निपटानी है। आमने सामने के में जब तक कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराएगी तब तक कांग्रेस के फेवर में नैरेटिव नहीं बन सकता। जब जब आमने सामने का खेल हुआ है और कांग्रेस ने पटखनी दी है, बीजेपी बौखलाई है। आप देखिए 2019 के चुनाव से पहले आपने क्या क्या जीता था। आपने राजस्थान जीता था, छत्तीसगढ़ जीता था, मध्य प्रदेश जीता था। 3 स्टेट फाइट आपने जीती थी। उसका असर क्या हुआ? बेशक सरकारें जो है अब वहाँ पर बीजेपी की हैं, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था? 2019 में बेशक आप हारे, लेकिन उसका असर कितना हुआ था आपने देखा? पुलवामा हुआ था। पुलवामा नहीं होता तो 2019 में बीजेपी भी सत्ता में नहीं लौट रही थी। ये तो अब बहुत से एक्सपर्ट कहने लगे कि अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो 2019 में ही बीजेपी निपट गई होती। और वो हुआ क्यों? क्योंकि उससे पहले 3 बड़े राज्यों में हार का सामना कर चुकी थी बीजेपी। वहाँ पर कांग्रेस चूकी क्या ऐसा वो बन गया था कि अब आपको पता, राष्ट्रवाद के नाम पर तो फिर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। अभी भी अगर ये जहाँ जहाँ स्ट्रेट फाइट में कांग्रेस बीजेपी को हराने में कामयाब होती है, बस ध्यान ये रखना है कि एक स्टेट के नैरेटिव को पूरे देश तक ले जाना है। चाहे जहाँ भी हराओ, पूरे देश में आपने वहाँ नैरेटिव लेना है। जैसे कि कांग्रेस ने कोशिश कर्नाटक से की थी, हिमाचल से की थी, और वो हुआ भी, कुछ हद तक हुआ। खास करके कर्नाटक का तो काफ़ी हुआ। वहाँ आपने बीजेपी को सीधा हराया, हिमाचल में आपने बीजेपी को सीधा हराया। अब ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, यहाँ भी जहाँ कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, कांग्रेस अगर अपर हैंड रहती है या कांग्रेस मात देने में कामयाब होती है, तो 29 के लिए जो अभी इस वक्त कवायदें हो रही हैं ना, आप देख रहे हो जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ बदलने की, संविधान तक को खतरे में डाल दिया गया है। 4 चीज़ों को, लोकतंत्र कहीं पीछे में चला गया है। पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो इस्तेमाल मैंने देखा, सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम करती हुई दिखी, जो वीडियोस खबरें आई वहाँ से, वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल वो हैरान से ज़्यादा परेशान कर देने वाली है, क्योंकि अब अगर फोर्सेस भी इस तरह से करने लग जाएं, फोर्सेस का इस्तेमाल ऐसे होने लग जाए, तो फिर लोकतंत्र काहे का रहा? फिर तो ये तो डिक्टेटरशिप है, ये अघोषित डिक्टेटरशिप है, अघोषित इमरजेंसी है। मैं भी इसको मान रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में तो क्लियर दिखा। इससे निपटने के लिए यही एक तरीका है कि अपना काडर और अपना जो वो है कोर है, उसको कांग्रेस किसी तरह से खड़ा करे। और कांग्रेस, सही में बताऊं, कहने को रीजनल पार्टीज या इंडिया गठबंधन की छोटी पार्टियां कुछ भी कहें कांग्रेस के बारे में, लेकिन अंदर खाते में सब जानती है, सब मानती भी है कि जब कांग्रेस मजबूत होगी तभी वो भी बचेंगे। अगर कांग्रेस नहीं बचेगी तो ये भी नहीं बचेंगे। ये सब पार्टियां जानती हैं। इसलिए अंदर ही अंदर दुआ तो ये सब लोग भी करते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, बस मेरे घर में मजबूत ना हो, इतना ये लोग चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।